द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार मित्रों। कुछ बाजार जो है वो अपनी चाल चलता है और चाल जो हालात बदलते हैं जिस भी सेक्टर के, जिस भी शेयर के, उनको बाजार बहुत तेज़ गति से ऑब्जर्व करता है, पकड़ता है और उसके हिसाब से उस सेक्टर को और उस पर्टिकुलर कंपनी को का मूल्यांकन करता है, इवैल्यूएशन करता है। जो बाजार में कई कहते रहते हैं टीवी वगैरह, साहब इसका रिवैल्यूएशन होगा, मतलब तो उस प्रकार से वैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन करता रहता है बाजार। बाजार बहुत इंटेलिजेंट है। कई बार हम समझते हैं कि तो वैसे ही दौड़ रहा है, फर्जीवाड़े में दौड़ रहा है। नहीं, बहुत कम शेयर ऐसे हैं जो फर्जीवाड़े में दौड़ते हैं। स्विगी, पेटीएम और इवन मैं जोमेटो को भी कह सकता हूँ, ये दौड़ सकते हैं फर्जीवाड़े में। और भी कुछ हैं बहुत से जो नाम याद आते हैं, बोल दिए मैंने। लेकिन 99% केसेस में जो बाजार है वो बहुत इंटेलेक्चुअल, मतलब बेस पे इंटेलेक्चुअल कैलकुलेशंस के आधार पर उसका रेट तय करता है। पिछले 3 सालों में आईटी सेक्टर में, आज हम एक ऐसे सेक्टर पे चर्चा करने जा रहे हैं जो निकट भविष्य में शेयर बाजार के अंदर फुलवाड़ी खिलाएगा, मतलब खुशी की लहर लाएगा। ला रहा है, लाता जा रहा है और लाएगा। फूल खिलेंगे, एक बहुत बड़ी खुशहाली की लहर दौड़ेगी बाजारों में। और चर्चा का विषय तो करीब 4-6 महीने से है उसमें। और उस सेक्टर का आप जानेंगे कौन सा होगा, बता देंगे आपको, नाम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, उसकी हर चीज़ बताएंगे। उस सेक्टर की पोजीशन ये रही है दोस्तों कि 3 जनवरी 2022 को उसका हाईएस्ट लेवल था 39,123 का। 39,023 का हाईएस्ट लेवल था। उसके 3-4 महीने पहले वो 5 महीने पहले 32,000 था। यानी 5-6 महीने में ही वो इंडेक्स सन 2022-21 में 32,000 से बढ़ के 39,123 पहुँच गया। बड़ी तेज़ गति से बढ़ा था। और डिजिटाइजेशन, क्लाउड डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन चीज़ों के कारण ये कहा गया था कि सब हो रहा है। और हुआ भी, वो ऐसा नहीं फाल्स था। कंपनियों ने अडॉप्ट किया था, कंपनियों ने वर्क ऑर्डर्स दिए थे, वर्क ऑर्डर आज भी दे रहे हैं। तो उस कारण से वो 6 महीने में ही 39,123 पे बढ़ गया। यानी ऑलमोस्ट करीब 20% की बढ़त आ गई उसमें, करीब 20% की बढ़त आ गई। और उसके बाद में इन्फ्लेशन, कोरोना के कारण भारत, दुनिया की सरकारों ने कोरोना के कारण इन्फ्लेशन को नहीं, कोरोना से जो अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान हो रहा था, प्रोडक्शन बंद हो गए थे, इकोनॉमी बंद थी एक तरह से, तो वो जो इकोनॉमी को लॉस हुआ था उसको स्टिमुलेट करने के लिए दुनिया भर का पैसा फेंका सरकारों ने। स्टिमुलेशन रिलीफ अमाउंट डाला बाजारों में, क्रेडिट लिबराइजेशन किया, ब्याज की रेटें घटाई और कई काम किए। उस कारण से महंगाई आ गई बाजार में, इन्फ्लेशन आ गया वर्ल्ड ओवर। तो परिणाम स्वरूप हुआ कि ब्याज की रेटें बढ़ानी पड़ी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। और ब्याज की रेटें इतनी ज़्यादा बढ़ानी पड़ी कि अमेरिका के पिछले 25-30 साल के इतिहास में नहीं बढ़ी थी वो रेटें रही थी, मतलब इतनी ऊंची रेटें थी। 5.5% की रेट करनी पड़ी। इंटरेस्ट रेट, रेपो रिवर्स रेपो रेट करनी पड़ी वहाँ। और भारत में भी रेटें तेज़ तो नहीं थी। भारत की रेटों तो कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ी थी, बढ़ानी तो पड़ी लेकिन उतनी नहीं जितनी अमेरिका की और इंडिया की इंटरेस्ट रेट्स में फ़र्क रहता था। उतना फ़र्क तो नहीं था, मतलब फ़र्क कम था। तो खैर एनीवे, अब सवाल ये उठता है कि उसके कारण वहाँ का जो मेजर, जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो वर्क ऑर्डर मिलते थे इंडियन आईटी कंपनीज को, वो मिलना बंद हो गए, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री वहाँ ट्रबल में आ गई। बहुत से बैंक फेल हुए,
बहुत से बैंक फेल हुए। एक स्विट्जरलैंड का बैंक भी क्रेडिट स्विस से फेल हुआ और अमेरिका के भी 2 रीजनल बैंक्स फेल हो गए थे, जिनको खरीद लिया मॉर्गन स्टैनले वगैरह ने खरीद लिया मतलब। तो उस कारण से जो बीएफएसआई इंडस्ट्री थी, जो मेन सेक्टर था, 70% जो काम था बीएफएसआई सेक्टर से मिलता था आईटी का, इंडियन आईटी कंपनीज को, वो बंद हो गया। ऑर्डर्स तो मिले, उन्होंने तैयारी भी की, ऑर्डर्स में मिले, लेकिन उनको होल्ड पे डाल दिया। लेकिन उस सब के बावजूद भी इंडियन आईटी कंपनीज की सेल में, प्रॉफिट में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया। इतना सा था कि ग्रो नहीं कर पाई थी उस पीरियड में। काम तो उन्होंने नए दिए, लेकिन उतना डिजायर्ड लेवल ऑफ मतलब क्वांटम नहीं था जितना होना चाहिए था। और अब ब्याज की रेटें घटना शुरू हो गया, क्योंकि 3 साल का पीरियड हो गया। जो नए प्रोजेक्ट उन्होंने डेफर कर दिए थे, वो प्रोजेक्ट भी लागू करेंगे, क्योंकि अगर बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो नए नए जो आयाम तो देने पड़ेंगे, नए आयाम देने पड़ेंगे व्यापार को, प्रोजेक्ट्स को, नए प्रोजेक्ट लाने पड़ेंगे, नए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी उन कंपनियों को, अमेरिकन फाइनेंस कंपनीज को। इंश्योरेंस का बिजनेस है, बैंकिंग का बिजनेस है, म्यूचुअल फंडों का बिजनेस है, पेंशन फंड्स का बिजनेस है, उनको नए आयाम देने पड़ेंगे। Otherwise, without expansion, diversification, modernization, and adoption of the latest technology, no company of the world can survive. This is the basic fundamental so far the corporate sector of the world is concerned. तो ये मैं आपसे कहूँगा। अब सवाल ये उठता है कि इंडियन आईटी कंपनीज को थोड़े थोड़े वर्क ऑर्डर और मतलब थोड़ा सा नॉर्म जो पिछले टाइम में 2.5-3 साल में उससे बेटर होना, और ग्रोथ की उम्मीदें बनने लगी हैं और शेयर बढ़ रहे हैं। तो जो दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस तरह नहीं बढ़ाते हैं, ऐसे नहीं बढ़ाते हैं रेटों को। उन्होंने असली हालात वहाँ देखे हैं। बीएफएसआई सेक्टर ऑफ यूएसए हैज इंक्रीज्ड प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर्स टू द इंडियन आईटी कंपनीज। एसेंचर ने भी एश्योरेंस दिया था। एसेंचर ने 9% गाइडेंस दी थी, 6 to 9%। इंडियन कंपनीज तो किसी ने 3 दी, किसी ने 4 दी, किसी ने 5% ग्रोथ की आशा दी, लेकिन ग्रोथ दोस्तों उससे ज़्यादा आएगी। इस क्वार्टर में भी आई एम होपफुल कि ग्रोथ ज़्यादा आ रही है। अब कोई ये कहे साहब कंपनी खुद ही इतनी ग्रोथ दे रही है, ऐसा नहीं है। कंपनियों ने जब 20% ग्रोथ दी थी, जब 4% ग्रोथ आई, तो ज़्यादा से कमा सकती है, तो कम से ज़्यादा भी आ सकती है ना। तो ग्रोथ थोड़ी कंपनियों ने जो गाइडेंस दी थी उससे मुझे लगता है ज़्यादा आएगी। एसेंचर के रिजल्ट आएंगे 22 तारीख के आसपास, 22 दिसंबर के आसपास। उस समय मालूम पड़ जाएगा क्या डायरेक्शन आया, ऑर्डर इनटेक की पोजीशन तो क्या रही है, और ग्रोथ कितनी आई है, मार्जिन कितने बढ़े हैं, ईपीएस कितनी आई है, और कंपनी आगे क्या कहती है, गाइडेंस आगे के लिए गाइडेंस क्या देती है। द एंटायर पिक्चर will be cleared in the last week of December, just with the results of the Accenture. Accenture is the largest company of the world so far software manufacturing is concerned. लेकिन उसके भी वर्क प्लेस सेंटर्स इंडिया में ही है, क्योंकि मैन पावर इज अवेलेबल ओनली इन इंडिया इन सच ए लार्ज क्वांटिटी। चाहे वो अमेरिका, एसेंचर अमेरिका में उसके डेवलपमेंट सेंटर है, लेकिन उसमें भी काम तो इंडियंस ही करते हैं। मतलब दिस इज द पोजिशन। तो अब आपका मेन प्रश्न ये होगा कि साहब बताओ तो सही, आप क्या कहना चाहते हो। आई वांट टू से कि ये जो सेक्टर है अगले 1 साल के अंदर अंदर, आज का लेवल है रफली 45,000 के आसपास, ये 60,000 के लेवल को आईटी सेक्टर का इंडेक्स जो है, आईटी निफ्टी 45,000 है इस समय। दिस लेवल विल टच क्या, विल क्रॉस 60,000, यानी देयर विल बी ए एप्रिसिएशन ऑफ 33% इन द एंटायर आईटी इंडेक्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट 1 year। आई से विद कॉन्फिडेंस 33% इंडेक्स बढ़ेगा। शेयर कितने बढ़ेंगे आप इसका अंदाज लगा लीजिए। शेयर ज़्यादा बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं शेयर। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, अब मैं दूसरी बात बताता हूँ। डेट्स बता दी आपको इंडेक्स की कब कब बढ़त आई, और आज से आप कैलेंडर, आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। दिस इज माय वर्डिक्ट कि 1 साल के अंदर अंदर आईटी सेक्टर निफ्टी इंडेक्स विल क्रॉस 60,000 राइट फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल ऑफ 45,000। अब चलते हैं आईटी सेक्टर इंडेक्स में कौन कौन सी शेयर है।
इन्फोसिस इसका पी रेशियो 30.2 है। L&T टेक्नोलॉजी इसका पी रेशियो 43.4 है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 33.7 है। कोफोर्स 75.4 है इसका पी रेशियो। विप्रो का 27.3 है। एमसिस का 37.3 है। टेक महिंद्रा का 52.47 है। तो ये 52.47 टेक महिंद्रा का मत मानिए आप, ये पी रेशियो आके ठहरेगा कोई 32-30 के आसपास, क्योंकि जो एक क्वार्टर की बढ़ी हुई ईपीएस आई है, जो और फर्क उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट किए थे इसलिए वो ईपीएस घट गई थी। कोई बैलेंस शीट में क्या गड़बड़ थी क्या नहीं थी, सत्यम के टाइम की चली आ रही थी या क्या थी वो, तो कोई कॉर्पोरेट्स करते रहते हैं एडजस्टमेंट, उसको आप आश्चर्य में मत लीजिए। इट इज़ ए जनरल फैशन इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो उसको ये 52 नहीं है, आप इसको मतलब 30-32 ही मान के चलिए। LTI माइंडट्री का पी रेशियो 41.4 है और परसिस्टेंट का 78.89 है और HCL टेक का 23 है। तो ज़्यादातर कंपनियों के आईटी इंडेक्स में जो शामिल हैं उनका पी रेशियो 40 से नीचे अधिकांश का, एक आध का 42-41 है। L&T टेक्नोलॉजी माइंडट्री, क्योंकि इनकी इक्विटी बहुत छोटी है और इनकी इक्विटी बहुत छोटी है, इस कारण से वो उसको पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा मिला हुआ है, कोई खास बात नहीं है। और जो कोफोर्ज है और परसिस्टेंट है, इनका जो पी रेशियो वो अनजस्टिफाइड है, मेरे राय से तो जस्टिफाइड नहीं है मतलब, एंड दे आर ऑन दी हायर साइड, देयर प्राइसेज आर ऑन दी हायर साइड। उचित है और उसमें रिस्क फैक्टर तो नहीं कह सकते, रेट घटेंगी तो नहीं लेकिन बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि जो फर्दर ग्रोथ आएगी ना, तो चूंकि सारे सेक्टर में ग्रोथ आएगी, अभी तक तो इनमें आई थी, अब जब सारे सेक्टर में आएगी तो सेक्टर का पैसा बढ़ जाएगा। और इनमें जो हाई पी रेशियो बेस्ड कंपनीज हैं, परसिस्टेंट और कोफोर्ज, इनके अंदर जो ईपीएस जो बढ़त जो आएगी वो प्रेजेंट पी रेशियो में एब्जॉर्ब हो जाएगी। पी रेशियो नहीं बढ़ेगा इनका और प्राइस भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, हायर है ना पी रेशियो, इसलिए इन शेयरों से मेरी राय ये दूर रहने की राय है। मतलब अगर आपके पास हैं तो आप होल्ड करते रहिए, बेचिए मत इनको, लेकिन नए मत खरीदिए। नई खरीदारी करनी हो LTI माइंडट्री, L&T टेक्नोलॉजी, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये खाली एनालिसिस है। आप जो कुछ खरीदारी वगैरह करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करने की करें, वो एक अलग बात है कि मेरी जो चर्चा है, इस चर्चा के मुख्य बिंदुओं को आप के कॉन्टेक्स्ट में आप उससे चर्चा करें। फाइनेंशियल एडवाइजर से साहब ये फला आदमी फला बात कह रहा था, अब क्या करें, इस तरह करिए आप, है ना। अच्छा, अब इन दो शेयरों से मैं स्पेसिफिकली कह सकता हूं कि इनसे थोड़ा दूर ही रखिए। क्या फायदा है 78 के पी रेशियो से ज़्यादा क्या होगा यार, हद हो गई मतलब, है। तो ऐसी सूरत में ये है। और सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन देना है HCL टेक्नो, इन्फोसिस, TCS और इनको देना है लार्ज कैप शेयरों। टेक महिंद्रा को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देयर इज ए गुड मैनेजमेंट बिहाइंड दिस कंपनी। जो मिस्टर अरविंद जोशी जो आए थे इन्फोसिस से, ही इज ए गुड एक्सपर्ट, ही इज डेलिकेटेड एंड डेलिकेट मैन, गुड मैन। अब आप आइए, इंडेक्स के अलावा भी आईटी के शेयर हैं बहुत से, दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी गुड वर्क नाउ डेज। वो तो मंदी में भी उन्होंने अच्छा रिजल्ट किया है। जैसे साइंट है, इसके ऊपर मैं वीडियो, इन सब पे वीडियो बना चुका हूँ, सारे शेयरों पर, इंडेक्स वालों पे बना चुका हूँ और नॉन इंडेक्स में जो इंडेक्स में शामिल थी उन पे मैं बना चुका हूँ। साइंट पे अभी रिसेंटली बनाया। टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नो, KPIT लिमिटेड, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, इक्लेर्क सर्विसेज और ऑरियो प्रो सॉफ्टवेयर, इन सब पे मैंने वीडियो बनाए हैं, रिसेंट टाइम में बनाए, कोई खास पुरानी बात नहीं है। उनको आप देख लीजिए, तलाश कर लीजिए, मिल जाएंगे। तो इनमें भी इन्वेस्टमेंट कर देना कोई नुकसान का काम नहीं है। हाँ, अब एक मैं बात खास बता देता हूँ, इक्लार्क सर्विसेज का तो पी रेशियो 35-36 के आसपास है, कोई खास नहीं, ज़्यादा नहीं है। और ये सर्विस प्रोवाइडर भी है और प्रोडक्ट प्रोवाइडर भी है, प्रोडक्ट भी बनाती है कंपनी, बेचती है ना। और ऑरियो प्रो का भी पी रेशियो ज़्यादा है और न्यूजेन का भी ज़्यादा है, तो कोई खास बात नहीं है। मैं आप सोचता हूँ उनकी ग्रोथ ज़्यादा रही है। ऑरियो प्रो सॉफ्टवेयर ने 5 साल में 52 गुना कर दिया है पैसे को, मतलब, और न्यूजेन सॉफ्टवेयर ने भी 15 गुना कर दिया, 12 गुना या 15 गुना कर दिया पिछले 5 साल में। तो दीज आर दी कंपनीज विच हैव डिलीवर्ड एक्सेप्शनल
exceptional result and performance during the few years. तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज आप इनमें भी सोच लें, देख लें। अभी इतनी सारे शेयरों की एक साथ डिटेल नहीं दी जा सकती। आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड डिटेल्स ऑफ दीज कंपनीज। और आईटी सेक्टर में कोई कुछ भी कहे, मेरे को भी एक आदमी गालियाँ काट निकाल रहा था। एक दिन ये आईटी का इंडेक्स 1000 पॉइंट गिर गया। जिस दिन जेरम पावेल साहब ने भाषण दिया ना, उस दिन वो जेरम पावेल साहब ने भाषण दिया तो उसके दूसरे दिन इंडिया के अंदर आईटी इंडेक्स 1000 पॉइंट गिर गया। वो कोई सट्टा फाटका खेलता था वो आदमी, जबकि मैंने मना कर रखा है, मेरे बताए हुए शेयरों में सट्टा फाटका अलाउड नहीं है। मतलब मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूँ, पहली बात तो मैं खाली एनालिसिस करके बताता हूँ, स्टडीज देता हूँ उन पर। तो वो आदमी को सट्टा वट्टा खेल डाला, मेरे कहने से देख दाख करके कहीं से कुछ कर डाला, तो वो मुझे गालियाँ दे रहा था, मतलब मैसेज के अंदर। तो हालांकि खैर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है, उसका नंबर आई हैव डिसकनेक्टेड हिम फ्रॉम माय चैनल। तो ये सट्टा फाट के ये खेलने वाले जो लोग हैं, इनके लिए ये चैनल नहीं है। मतलब मेरा चैनल ओनली जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स हैं, जो पेशेंस वाले आदमी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ भी हों चाहे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम पेशेंसली करें। सट्टा फाट क्या आप क्या भरोसा है मुझे, आप बताओ। आज इन्फोसिस है, मान लो 40 रुपये चढ़ा हुआ है, अभी 15 मिनट बाद कोई आदमी आया, कोई इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आ जाए, किसी HNI की सेलिंग आ जाए कि 25 लाख शेयर ठोरे, 50 रुपये शेयर गिर जाएगा, तो वो मारा गया ना, जिसने 40 रुपये ऊपर में खरीदा गया था। वो तो गालियाँ निकालेगा बताने वाले को, ये वो नहीं देखता दोष गलती उसकी है। तो सट्टा फाटका ना खेलें, कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड करें, और जितनी आपकी होल्ड करने की कैपेसिटी है, इंतज़ार पेशेंस रखने की कैपेसिटी, उतना ही पैसा लगाएं इनमें। कोई ऐसा नहीं सब कुछ बेच बाच के सब कुछ करा के लगा दो, नहीं, बहुत स्मूथली चलिए। शेयर बाजार में वो आदमी पैसा ज़्यादा कमाता है जो स्मूथली चलता है, धीरे चलता है। जितना धीरे चलोगे उतना सुरक्षित गंतव्य पर पहुंचोगे आप। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू रीच ऑन द डेस्टिनेशन टू गो स्लो, एंड स्लो मीन्स द सेफ्टी। थैंक यू वेरी मच। इतना ही रहने देते हैं आज का वीडियो। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।